9, 8, 7, 6, 5. We are ready to start. 2, 1. फाइनली इंडिया इज ऑन द मून। जो शब्द आप पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे, अब वो एक रियलिटी बन चुका है। आखिरकार चांद पर चंद्रयान ने सक्सेसफुली लैंड किया और पूरी दुनिया ने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं, बस आधी कहानी है। चंद्रयान 3 का ये मिशन भारत को एलियन गोल्स ढूंढने में मदद करने वाला है और चांद पे कॉलोनीज बनाने में भी गाइड करेंगे। और ये सब आने वाले सिर्फ 14 दिनों में ही होगा। अगर आज दुनिया ये सोचती है कि भारत जैसा गरीब देश इन मिशंस पे इतना पैसा क्यों खर्च करता है, तो वो लोग ये वीडियो जरूरी देखें। मून तक पहुंचना जितना जरूरी था, उतना ही इम्पोर्टेंट वहाँ होने वाले मिशन थे। आखिर इन 14 दिनों में भारत के साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं, चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। लैंड होने के बाद 14 दिन के लिए या फिर एक पूरे लूनर डे के लिए चंद्रयान 3 का मिशन चलेगा। 14 दिनों के बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और फिर लूनर नाइट शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर एकदम से -130 डिग्री गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में सरवाइव करने की प्रोविजन इस मिशन में नहीं की है। सोलर पावर्ड होने की वजह से और पावर सोर्स न होने की वजह से 14 दिनों के बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 दिन काफी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि चंद्रयान पे अलग अलग पेलोड्स हैं। चलिए जानते हैं एक एक पेलोड्स के बारे में। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें 1 पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड हैं और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेल यानी स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून को नहीं, अर्थ को एब्जॉर्व करेगा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी धरती को हैबिटेबल बनाते हैं, जिनकी वजह से लाइफ धरती पर पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करना चाहता है। एज ऑफ नाउ दुनिया ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं, लेकिन इनमें से कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं और कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस नहीं हैं। और ये जवाब हम इतना दूर बैठ के कैसे दे सकते हैं? वेल, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। शेप से हमें एक्सोहैबिटेबल प्लांट्स ढूंढने में मदद होगी। ऐसे प्लैनेट्स जहां पर एलियन रहते हैं या फिर जो फ्यूचर में हमारी कॉलोनीज बनने वाली हैं। जो प्लैनेट हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, हम उन्हें किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, उन लैंडर से आने वाले लाइट को स्टडी जरूर कर सकते हैं। जो लाइट हमें दिखता है उसे विजिट स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन उस लाइट को छोड़कर भी और तरह के रेज भी होते हैं। जब ये रेज किसी और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ रेज ऑब्जर्व हो जाते हैं और कुछ नहीं। इस बेसिस पे पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाले लाइट रेजेस कैसे होते हैं और फ्यूचर में उनसे मिलते जुलते लाइट रेजेस कहां से आते हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आसान लफ्जों में कहा जाए तो शेप का मतलब यही है। इससे एग्जैक्टली हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि जादू किस प्लेनेट पे रहता है, लेकिन हाँ, ये पता चल जाएगा कि किस तरफ ट्राई करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की तरफ। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पे है। विक्रम का पहला पेलोड है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटीज। जैसे अर्थ पे अर्थ को कहते हैं, वैसे ही मून पे मून को कहते हैं। चंद्रयान 3 मून के सरफेस को ही नहीं, मून के कोर को भी स्टडी करना चाहता है। और ये कैसे होगा? सेस्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करना, लूनर कोर को स्टडी करना, वहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ये भी फिगर आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रामपा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको एटमॉस्फेयर के बारे में तो तकरीबन पता ही है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है जो सूरज के आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। और चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। तो होता यह है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल चांद तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। सोलर रेडिएशन और मून के सरफेस की वजह से वहां एक चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फीयर भी बन जाता है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो रंभा इसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड होगा। चास्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर हमें फ्यूचर में चांद पर कॉलोनी बनानी है तो हमें वहाँ पर ह्यूमंस को भेजना होगा और वहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा और वहाँ के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात के टाइम वही टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए तो ही इंसान बिल्डिंग के अंदर ज्यादा टाइम रह पाएगा। तो इसीलिए मून पर जाके हीट को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चास्टी डिवाइस चांद पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा और फिर उसकी इर्द गिर्द की जमीन को गर्म किया जाएगा और फिर चांद पे गर्मी का कैसे इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी किया जाएगा। इस हीट का एक और एलिमेंट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है और वो है पानी।
LRA लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। उन्होंने सोचा कि चंद्रयान तो चांद पे वैसे भी जा रहा है, क्यों ना वो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट भी लेके जाए। तो LRA एक मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और धरती के बीच के डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर पाए, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए बेटर कैलकुलेशन करने में मदद होगी। 1917 में अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने ऐसी ही रिफ्लेक्टोमीटर चांद पर प्लेस किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है। अब अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रही है और जिसका बजट होगा 93 बिलियन US$। यहाँ अमेरिका ऑलमोस्ट पूरे 50 सालों के बाद ह्यूमन को चांद पर भेज रहा है। रिस्क बहुत काफी है और कैलकुलेशन सही होना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये रो उनकी इसमें मदद करेगा। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की, और ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही एक्सप्लोर करेगा और इसका काम भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये एक सोलर पावर रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और विक्रम से इंफॉर्मेशन यहाँ धरती तक पहुँचेगी। और इसमें 2 पेलोड्स हैं, PAXX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक बंदूक है, लेकिन कोई आम तरह की बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ की मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो पता लगाया जाएगा। लीप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ये लाइट की मदद से चांद की सोइल को स्टडी करेगा। अब ये दोनों पेलोड्स इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं कि अगर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगेगा। बिल्डिंग बनाने के मटेरियल क्या हम धरती से लेके जाएंगे? कभी नहीं। बेहतर आइडिया यही है कि वहाँ पर देखो कि वहाँ की सोइल में क्या क्या मटेरियल हैं, उन्हें माइन करो, उनसे ही कुछ बनाने की कोशिश करो। कम से कम मटेरियल धरती से लेके जाओ। अगर हमें इंटर प्लैनेटरी स्पीशीज बनना है, यानी सिर्फ एक प्लैनेट्स पर ही नहीं अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारा बेस बनना है, तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। नए प्लैनेट्स के सरफेस पर जाकर नए एलिमेंट्स को यूज कर करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो कि ह्यूमन को सपोर्ट्स कर पाए। हमें अगर स्पेस पे बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू करने हैं तो मून हमारा एक चेक पॉइंट हो सकता है। धरती से बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करने से बेहतर है कि मून से रॉकेट लॉन्च करो। और फ्यूचर के लिए ऐसी एम्बिशन प्लान्स की तैयारी चंद्रयान 3 से शुरू हो रही है। इसीलिए चंद्रयान 3 की सक्सेस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नए दौर की शुरुआत होने वाली है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी ऐसी ही मालूमाती वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें।